एक 40 इयर्स का बंदा जब रिटायर होकर वापस आता है तो सबसे बड़ा चेंज होता है मेंटल हेल्थ। द चांसेस कि ऐसे फौजियों को 40 के बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे फौजी जिन्होंने वॉर में लड़ाई करके वापस आए हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आल्सो इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो मेंटल हेल्थ आल्सो बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। जो फौज की लाइफ होती है और एक वापस घर आके जो लाइफ होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। पर्पस ये है कि हम आपको अवेयर करें, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं फौजियों की हालत देखता हूँ। तो ECHS के जो मरीज हमारे पास आते हैं, एक फौजी जिसने कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से देश के लिए दी, वो जब आके ऐसी बुरी सेहत के साथ मेरे पास आता है, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के उन्होंने फेफड़े पूरे ख़राब कर लिए हैं, कैंसर के बहुत मरीज हैं, हार्ट का बहुत बहुत बड़ा बर्डन है। सो प्रोसीजर, पैसे अपनी जेब से जा रहे हों या नहीं जा रहे हों, शरीर अपना है और उस शरीर पर कोई भी प्रोसीजर के लिए हाँ करने से पहले सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। टिपिकली जो देखा जाता है 40 की बाद में जब फौजी वापस आए, अब वो डेली रूटीन चला गया। अब डेली मेहनत की, डेली एक्सरसाइज की, डेली जो ड्रिल्स होती हैं उनकी वो बंद हो गई। तो जब ड्रिल्स बंद हो जाएं, जब फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाए और उसके साथ साथ खाना पीना पहले जैसा चलता रहे, तो incidence of obesity after retirement in armed forces is very high because खाने की हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है 40 साल के बाद में, क्योंकि 40 साल के बाद में शरीर वैसे भी डिक्लाइन करने वाला है। उसको कसरत की ज़्यादा ज़रूरत है, खाने की कम ज़रूरत है। बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि शरीर के अंगों को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ना के बराबर होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा फौजियों का या सिपाहियों का इलाज किया है। कईयों की बाईपास सर्जरी की है, कईयों की वाल्व सर्जरी की है, कईयों के फैमिली में कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। सो हमारा इंटरेक्शन बहुत कॉमन है। नमस्ते दोस्तों, हमारा प्रोफेशन हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी के कारण से हमारा जीवन यापन होता है। पर हर तरह के प्रोफेशन में कुछ न कुछ अलग अलग इंट्रिकेसीज होती हैं जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। तो इसीलिए ये एक सीरीज़ हम बना रहे हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए। पिछली बार हमने बात की थी कि IT प्रोफेशनल्स के लिए क्या हेल्थ की चीज़ें ज़रूरी हैं, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड कि हार्ट की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। अब यही चीज़ हम आज की वीडियो में फौजियों पर करने वाले हैं, सिपाहियों पर करने वाले हैं। सो आर्म्ड फोर्सेस के लिए वी हैव ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। देश के लिए फौजियों की जो ज़रूरत है उसको कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। एंड वी ऑल रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट आवर सोल्जर्स ऑल द टाइम। जो काम आप कर रहे हैं, हम देशवासियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देश की सुरक्षा और देश में जो अनुशासन बनाए रखने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आप हैं। एंड वी सैल्यूट यू। इस वीडियो में जो मैं बातों कह रहा हूँ वो बातें ऐसा सोच के रखिएगा कि एक डॉक्टर आपसे कह रहा है, आई एम अ डॉक्टर एंड मेरी सलाह है आपको कि आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए ये चीज़ें करें। इसको प्लीज़ किसी तरीके से निगेटिवली मत लीजिएगा। इस चीज़ का पर्पस ये नहीं है कि हम आपके प्रोफेशन में कोई कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड सैल्यूट्स टू यू वंस मोर। जैसे आप जानते ही होंगे, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी एक कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन हूँ। साथ ही साथ में मैं एक क्लिनिक भी चलाता हूँ कार्डियक सेकंड ओपिनियन के नाम से, जो कि निर्वाणा कोर्टयार्ड गुड़गांव में है। और एक साइट है हमारी जो कि www.cardiacsecondopinion.com इसी पर्पज़ से बनाई गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी हार्ट का प्रोसीजर अगर एडवाइस किया हुआ हो तो उस प्रोसीजर को अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहें, विच आई रिकमेंड टू एवरीबडी, किसी एक पर्सन की सलाह पे कोई भी हार्ट का प्रोसीजर करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होती है। सो आप हमारे इस लिखित वाले जो व्हाट्सएप नंबर पे है या फिर जो हमारी साइट पर ईमेल आईडी है उसके थ्रू भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो लिखित में हम मैसेज भेजते हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पर्सनल कंसल्टेशंस होते हैं इन द क्लिनिक और अदरवाइज ऑन द टेलीफोन, उसके लिए ऑफ कोर्स वी चार्ज अ फी। हमारे देश में एक्टिव फौजियों की संख्या लगभग 13 लाख से 13.5 लाख के बीच है। और ऐसे ही रिजर्व फोर्सेस जो हैं हमारी, वो रिजर्व फोर्सेस भी लगभग 22 लाख के आसपास लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। सो सीधे सीधे लगभग 35 लाख लोग फोर्सेस में हमारे आते हैं।
और उन फोर्सेस में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है वो इस तरीके से होती है कि फिजिकल विगर, फिजिकल स्टैमिना उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। पर्टिकुलरली दीज पीपल आर एम्प्लॉयड एट द एज जहाँ पे टिपिकली 17-18 साल की उम्र से एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है और 37, 40, 45 तक के लिए एम्प्लॉयमेंट चलता है। ऑफिसर्स लेवल की बात करें तो ऑफिसर्स ज्वाइन लेटर, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज भी साथ में होती हैं और उनकी रिटायरमेंट एज भी लेट होती जाती है। उसके लिए सिस्टम है हमारी फ़ौज में। बट बहुत सारे जो फ़ौजी हैं जो कि सिपाही का काम करते हैं, उनमें से कई सारे लोग 40 साल तक रिटायरमेंट की एज पे आ जाते हैं, 40-42 की एज में। ये एक यूनिक प्रोफेशन है उस लिहाज से कि आपका जो लाइफ का बेस्ट ईयर्स है, जब आप 17-18 साल की उम्र से 45 साल की उम्र में आपका शरीर फिट है, आप एक इंटेंस, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो, आपका उठना बैठना, पोस्चर, खाना पीना बहुत ही डिसिप्लिन होता है, बिकॉज फौज में इन चीज़ों का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। बट देयर आर मेनी थिंग्स कि फौज के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश एरा के ज़माने से चली आ रही हैं और वो चीज़ें चेंज नहीं कर पाई है भारतीय सेना। टिपिकली एक फ़ौजी को सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही सस्ते रेट्स पे मिलता है या फिर अल्कोहल बहुत ही सस्ते रेट पे मिलती है। फौज में क्योंकि ये बहुत सस्ते रेट्स पे अवेलेबल होता है, एक कल्चर में आ जाता है, पीयर प्रेशर होता है। द अमाउंट ऑफ स्मोकर्स इन आर्म फोर्सेस इज मच हायर देन द एवरेज पॉपुलेशन। आम जनता में जो आजकल की स्मोकिंग का कल्चर है उससे कहीं ज़्यादा फौजियों में कल्चर है। और ये चीज़ अगर फ्यूचर में भी, जैसे रिटायरमेंट के बाद भी, थ्रू द सिस्टम क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन दैट एरा, कि कैंटीन के थ्रू सस्ते रेट्स पे सिगरेट, सस्ते रेट पे अल्कोहल उनको ज़िंदगी भर मिलता रहता है। तो अमाउंट ऑफ पीपल एडिक्टेड आफ्टर 40 years of age इज मच हायर इन आर्म फोर्सेस वर्सेस जनरल पॉपुलेशन। ये दो सबसे बड़े जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दे कंट्रीब्यूट टू समथिंग लाइक 70-80% ऑफ द डिजीज बर्डन ऑफ द अक्वायर्ड डिजीजेस। मतलब ऐसी बीमारी जिसके साथ आप पैदा नहीं हुए और बड़े होकर आपको बीमारी वो होनी है, इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट आता है वो आता है स्मोकिंग और अल्कोहल से। एंड बदकिस्मती से फौजियों में ये कल्चर बड़ा रेगुलरली बनता है। इट इज़ नॉट टू से कि फौजी सारे शराबी होते हैं या बहुत ही स्मोकर्स होते हैं। There are so many sensible, fit people who control these things very regularly. In fact, there are so many armed forces people whom I know personally जो कि इतने disciplined हैं अपनी drinking and smoking habits में कि वो बहुत control करके रखते हैं. They know how to handle their drinks much better than others. But excess is one of the contributions. Typically जो देखा जाता है 40 की बाद में जब फौजी वापस आए, अब वो डेली रूटीन चला गया। अब डेली मेहनत की, डेली एक्सरसाइज की, डेली जो ड्रिल्स होती हैं उनकी वो बंद हो गई। तो जब ड्रिल्स बंद हो जाएं, जब फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाए और उसके साथ साथ खाना पीना पहले जैसा चलता रहे, तो इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी आफ्टर रिटायरमेंट इन आर्म फोर्सेस इज वेरी हाई, बिकॉज खाने की हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लोग जो समझ नहीं पाते हैं कि जब तक आप फौज में हैं, ड्रिल कर रहे हैं, फिटनेस लेवल मेंटेन कर रहे हैं, आप उतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। बट जैसे ही आपने वो ड्रिल्स बंद कर दी, सडनली यही जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खा रहे हैं वो आपका शरीर हैंडल नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इसलिए वजन बढ़ने लगता है। ओबेसिटी बहुत बड़ी हो जाती है। अब एक चीज़ एक डॉक्टर के तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 साल के बाद कोई भी इंसान केवल हवा पे भी जिंदा रह सकता है। नाउ दिस ऑफ कोर्स आई एम एग्जैजरेटिंग व्हाइल सेइंग दैट, बट मतलब ये है कहने का कि आपको शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है 40 साल के बाद में, क्योंकि 40 साल के बाद में शरीर वैसे भी डिक्लाइन करने वाला है। उसको कसरत की ज़्यादा ज़रूरत है, खाने की कम ज़रूरत है। बॉडी का जो बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है कि शरीर के अंगों को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ना के बराबर होती है। जो टिपिकली हमारी एडवाइस रहती है, वैसे भी एनीबडी अबव 40 ईयर्स, हमारी सलाह ये रहती है कि 40 के बाद में आप अपना खाना पहले से बहुत कम कर दें। जो आप 30 की उम्र में खाते थे उसका आधा खाएंगे 40 साल में तो भी चल जाएगा। फिर आप जितना काम करें उतना खाइए। अगर कोई व्यक्ति 40 के बाद में भी रोज आधा घंटा 1 घंटा अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, या हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार 5 किलोमीटर की दौड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी कंपेयर टू अ पर्सन जो फिजिकली इनएक्टिव रहता है।
So basal metabolic rate after 40 goes down and most of the सिपाही 40 साल की एज में रिटायरमेंट के फेज में होते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है, डिसिप्लिन चेंज हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि देखिए मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा फौजियों का या सिपाहियों का इलाज किया है। कईयों की बाईपास सर्जरी की है, कईयों की वाल्व सर्जरी की है, कईयों के फैमिली में कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। सो हमारा इंटरेक्शन बहुत कॉमन है। लकीली पारस हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द हॉस्पिटल्स जो कि ECHS का पैनल एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें फ़ौजियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। पर अब ऐसे कई सारे और हॉस्पिटल्स हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा एलिमेंट है किसी भी फौजी के लिए फ्रॉम द डॉक्टर एज अ एडवाइस कि देखिए ECHS वाज डिज़ाइंड ओरिजिनली कि फौजियों को कभी भी इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। पर जब ECHS का पैनल बना था, ECHS का जब प्लानिंग हुआ था, उस समय इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते ही नहीं थे। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ प्रोसीजर्स, जो अब नए नए प्रोसीजर्स आए हैं, महंगे महंगे प्रोसीजर्स आए हैं, अनफॉर्चुनेटली ECHS एज अ स्कीम इज़ नॉट एबल टू कैच अप। एंड जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि शुरू शुरू में बहुत भरे हुए नहीं रहते थे, सो टिपिकली क्या होता है, कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ा खुला, शुरू में एक फेज होती है जब हॉस्पिटल्स को बेड भरने में समस्या होती है, तो दे टेक द पैनल्स लाइक ECHS, CGHS, ESI। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी बढ़ने लगती है, ESI बंद कर देते हैं। फिर एक फेज आती है जब हॉस्पिटल्स और बिजी रहने लगे, तो फिर ECHS भी बंद हो जाता है, CGHS भी बंद हो जाता है। अगर हॉस्पिटल प्राइवेट लैंड में बना है, गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई ज़मीन पे नहीं बना है, तो ECHS, CGHS पैनल्स इवेंचुअली हॉस्पिटल्स का एम रहता है बंद करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स का मेन गोल इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी ओन्ड बाय समबडी और अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ओन्ड बाय समबडी जो प्रॉफिट के लिए बनी है। तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है फाइनेंशियली कि ECHS पेशेंट्स को, जो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल हैं कंट्री के, धीरे 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 करके वो ECHS का नंबर कम करते जा रहे हैं। फ्यूचर में ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, अभी ऑलरेडी है। ऑलरेडी कई सारे ECHS के भाई हमारे जो आते हैं, फौजी आते हैं, उनको एडमिशन होने में प्रॉब्लम होती है, बेड की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, बड़े प्रोसीजर्स कराने के लिए परमिशन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए आर्मी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जो उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, पुणे में और बाकी जगहों पर, वो कुछ ही पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। बट हमारी फौज इतनी बड़ी है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजना एक ECHS ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी बन जाती है। सो यहाँ पर मेरी जो टिप है आपको वो ये है कि अगर आप अदरवाइज फाइनेंशियली वेल टू डू हैं, अगर आपके पास पैसे की तंगी नहीं है, तो 40 के बाद में या जब भी आप रिटायर होके आए, अपना इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, क्योंकि जो इस समय अधिकतर ECHS एक्वायर करने वाले या ECHS का ट्रीटमेंट करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, दे डोंट डू सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, वो सिंपल प्रोसीजर्स पे ही रहते हैं। तो भगवान न करे पर आपको अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की ज़रूरत हुई और वहाँ ECHS वाले हॉस्पिटल्स में आपको यूजुअली प्रॉब्लम आती है, जैसे कि छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो बड़े लेवल्स पे होती हैं, और बड़े लेवल पे ECHS का नंबर कम होता जा रहा है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल टिप फॉर यू कि पर्सनल इंश्योरेंस भी लेके रखिए, अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। अब जो इसके बाद की जो चीज़ है, फौजियों का जो आम में जीवन यापन होता है, व्हेन यू आर इन अ, आपकी पोस्ट पे हैं, आपके कंपनी में हैं, आप ऑफिसर्स के ऑर्डर्स ले रहे हैं, आप ऑफिसर्स के साथ में रह रहे हैं, सुबह से शाम तक का एक रूटीन होता है, एक लाइफ होती है, एक डिसिप्लिन होता है। अब नॉर्मली कोई भी और प्रोफेशन में जाए तो रिटायरमेंट एज इज 60, 65, 70। इनफैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या जैसे हमारे जैसे प्रोफेशन में डॉक्टर्स की कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं होती है। एक 40 इयर्स का बंदा जब रिटायर होके वापस आता है, तो सबसे बड़ा चेंज होता है मेंटल हेल्थ। द चांसेस कि ऐसे फौजियों को 40 के बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे फौजी जिन्होंने वॉर में लड़ाई करके वापस आए हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑल्सो इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो मेंटल हेल्थ ऑल्सो बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो जो उस मामले में मैं प्रैक्टिकल टिप दूंगा कि देखिए, ये एक फेज़ होती है लाइफ में जब आप फैमिली में कई लोग दूर रहते हैं, कई लोग फैमिली के साथ रहते हैं, बट फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली के साथ अपने कनेक्शंस कभी नहीं तोड़ना है।
मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए परिवार सबसे ज़रूरी दवाई है आपके लिए। आप अपने परिवार के टच में हमेशा रहें, रिटायरमेंट के बाद वही काम आएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश होके ही करना है, बट जो खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है, वो एक्चुअली अपनों से ही मिलती है। सो एक मेंटल वेलबींग बनाए रखने के लिए वापस अपने परिवार में कैसे एडजस्ट हों, बिकॉज जो फौज की लाइफ होती है और एक वापस घर आके जो लाइफ होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो कुछ इस तरीके का करके रखें आप अपने जीवन में कि जब वापस आएँ तो आपके लिए एडजस्टमेंट बहुत ईजी हो वापस आना। या तो आप ऐसा कोई प्रोफेशन देख के रखिए, कोई काम ऐसा सोच के रखिए जो आप करते रहेंगे बाद में, और जैसे ही आप रिटायर हुए वो काम शुरू कर दें अच्छे से। पेंशन आती रहेगी आर्मी से, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपके पास अभी कम से कम एक स्वस्थ फौजी जिसने अच्छी ज़िंदगी जी है और एक्चुअली बीमारियों से दूर रह पाता है, स्मोकिंग अवॉइड करता है, अल्कोहल बहुत मॉडरेशन में या ना के बराबर लेता है, बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करके रखता है, उसके जीने के चांसेस एक एवरेज इंसान से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक फिजिकल डिसिप्लिन होता है, फिटनेस ज़्यादा अच्छी होती है। सो एक फौजी को ये सोच के रहना है कि मैंने 80 साल का जीवन जीना है। जब 80 साल, 90 साल, 100 साल का जीवन जीना है तो 40 साल के बाद भी इतना एक 40 साल से बड़ी लाइफ और बाकी है। उस बाकी लाइफ को हमेशा प्लान करके चलना है। और कोई प्रोफेशन में रिटायरमेंट इतना जल्दी नहीं आता जितना आपके प्रोफेशन में आता है। सो यू हैव टू प्लान कि हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। रिटायरमेंट के बाद नया जॉब, नया काम, नया स्किल। सो इस मामले में जो मैं टिप देना चाहूँगा वो ये है कि जब आप आर्मी में हैं, आर्मी एक्चुअली अलाउज अ लॉट ऑफ पीपल टू स्टडी। पढ़ाई के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आर्मी के अंदर से भी होते हैं। आर्मी सेंड्स यू टू मेनी कॉलेजेस ऑल्सो। सो अगर आपके लेवल में पॉसिबल है तो प्लीज़ आगे की पढ़ाई, आगे का कुछ न कुछ ऐसा चीज़ पकड़ें जिससे कि फ्यूचर में लाइफ में एक करियर बन सके। रिटायरमेंट के बाद बैठने वाला काम फौजियों के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कई सारे फौजी किसान भी होते हैं जो कि एक बार जब अपनी ज़मीन पे वापस गए तो फिर वो इट इज़ बिकम सेमी रिटायर्ड लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग। बट ऐसा मत सोचिए, क्योंकि 40 से 80 जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस वाला प्रोडक्टिव पीरियड रहेगा, उस समय आप देश की और बड़ी सेवा भी कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप फौज में रहते हुए नहीं कर सकते हैं। लाइक आप एक नया कंपनी खोल सकते हैं, लाइक आप सिक्योरिटी एजेंसीज खोल सकते हैं, कुछ भी और बहुत सारे काम होते हैं। बट जॉब करते रहना बहुत ज़रूरी है। सेमी रिटायर्ड लाइफ, अपना खेत देख रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी देखते रहिए साथ में, वो भी ज़रूरी हिस्सा है। पर उसके साथ साथ एक मेन इनकम करते हुए और मेन काम करते हुए जिसमें आपका फिजिकल मेहनत फौज जैसी ही हो, ज़रूर रखिए। सो मैंने जो भी कहा हो उसका बुरा मत मानिएगा। पर्पस ये है कि हम आपको अवेयर करें, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं फ़ौजियों की हालत देखता हूँ। तो ECHS के जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, एक फ़ौजी जिसने कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से देश के लिए दी, वो जब आके ऐसी बुरी सेहत के साथ मेरे पास आता है, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के उन्होंने फेफड़े पूरे ख़राब कर लिए हैं, कैंसर के बहुत मरीज़ हैं, हार्ट का बहुत बहुत बड़ा बर्डन है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है उसमें कि फ़ौजी को अगर कोई भी चीज़ हुई, अब क्योंकि मुफ्त में हो रहा है, अब आप गए एक हॉस्पिटल में, आपको एंजियोग्राफी सलाह दी तो आप सवाल भी नहीं पूछते हो। एक फ़ौजी को डिसिप्लिन इस तरीके से रखा जाता है कि आपको ऑर्डर्स मानने की आदत है। तो एक डॉक्टर ने बोला एंजियो करा लो, आप सवाल ही नहीं पूछते हो, वो गलत है। कार्डियक सेकंड ओपिनियन इसीलिए बनाया गया है कि आप सेकंड ओपिनियन ले सकें। सेकंड ओपिनियन हमेशा ज़रूरी है, अदर देन इमरजेंसी। इमरजेंसी में तो जो डॉक्टर आपके सामने वही आपका ज़रूरी डॉक्टर है, बट जहाँ इमरजेंसी नहीं है, ऑलवेज टेक अ सेकंड ओपिनियन। क्योंकि जब आप पैसे नहीं दे रहे हो और आपको ऑर्डर्स लेने की आदत है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको जो प्रोसीजर बोला देगा आप करा लोगे। तो अननेसेसरी प्रोसीजर्स होने की घटना ECHS में बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे बहुत दुख होता है ये देख के। सो प्रोसीजर, पैसे अपनी जेब से जा रहे हों या नहीं जा रहे हों, शरीर अपना है, और उस शरीर पर कोई भी प्रोसीजर के लिए हाँ करने से पहले सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।